आज हम लोग लेने वाले हैं इम्पोर्टेंट लॉ जो कि है बायो सेवर्ट्स लॉ। उसको पढ़ने से पहले हम कुछ और एक दो रूल पढ़ेंगे जो कि हमको डायरेक्शन देंगे मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास में काफ़ी सारे रूल्स हैं, लेकिन उसमें से दो रूल मैं आपको सामने अभी बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट रूल कौन सा है, पहले उसको देखते हैं। राइट हैंड थंब रूल, या इसको बोल सकते हैं हम लोग कर्ल रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, पहले स्टेटमेंट देखते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if we hold a current carrying conductor by our right hand and the direction of thumb indicates the direction of current I, then the curled fingers will give the direction of magnetic field around the conductor। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि हमारे पास में एक स्ट्रेट वायर है और उस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रही है, उसको बोल सकते हैं हम लोग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो उस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में उस करंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए है ये राइट हैंड थंब रूल। हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, या तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, या उसी को बोले हम लोग मोशन ऑफ चार्ज की वजह से। तो कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, उसमें चार्ज फ्लो होंगे, उसी से करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा उसकी डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल, और राइट हैंड थंब रूल में क्या करना है हमको, आर राइट हैंड, वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर बाई आर राइट हैंड। तो हमको क्या करना है, हमारे राइट हैंड से कंडक्टर को होल्ड करना है, पकड़ना है। तो डायग्राम से समझते हैं, ये हमारा राइट हैंड है और राइट हैंड से हमने क्या कर लिया, ये कंडक्टर को ऐसे होल्ड कर लिया। एक स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर को हमने होल्ड करा हमारे हाथ राइट हैंड से, और थंब की डायरेक्शन किधर रखी हमने, द डायरेक्शन ऑफ थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो थंब की डायरेक्शन हमने रखी करंट की डायरेक्शन। तो ये देखो, ये करंट आई इस वाली डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो थंब की डायरेक्शन भी हमने इसी वाली डायरेक्शन में रखी। तो वायर को होल्ड किया और थंब की डायरेक्शन आई की डायरेक्शन में पॉइंट कर दिया हमने। तो ये जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं, जो हमारी मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, कर्ल्ड फिंगर्स, ये दे रही होंगी डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। तो द कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, यानी ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी इस तरह से। जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हो रही होंगी, जिस डायरेक्शन में मुड़ रही होंगी, वही डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी फिंगर्स एक सर्कुलर फॉर्म में कर्ल हो रही होंगी, देखो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सर्कुलर फॉर्म में होगा अराउंड दी करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो एक लूप बना रही होंगी, और लूप कैसा होगा, सर्कुलर लूप होगा। वायर के चारों तरफ एक सर्कुलर लूप होगा। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है हमारी फिंगर, उस वाली डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है सभी को? क्या करना है हमें, वायर को होल्ड करना है राइट हैंड से, थंब को कर देना है करंट की डायरेक्शन में, एंड द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल्ड फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। इस वाली डायरेक्शन में ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। चलो अब मुझे बताओ कि यही वाला केस है, बिल्कुल सेम यही केस है। करंट आई फ्लो हो रही है ऊपर, और मैंने पॉइंट लिए पी पॉइंट एंड इधर लिया मैंने क्यू पॉइंट, ठीक है। अब पी पॉइंट और क्यू पॉइंट
अब हम डायरेक्शन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, तो कैसी होगी, सर्कुलर। फिंगर्स क्या हो रही होंगी, कर्ल हो रही होंगी एक सर्कुलर फॉर्मेट में। तो मैग्नेटिक फील्ड तो कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया इस वायर के अराउंड। लेकिन मैंने दो पॉइंट लिए, एक लिया पी पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट लिया क्यू पॉइंट। अब पी पॉइंट पर और क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हमको डॉट लगाना चाहिए या क्रॉस लगाना चाहिए, इसको सीखते हैं पहले, क्योंकि ये हमारे आगे जाकर के बहुत काम आएंगे। तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो क्रॉस लगाते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा तो डॉट का यूज करते हैं हम लोग। ये तो आप लोग को सबको पता ही होगा। डॉट का यूज कब करेंगे, जब आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड फ्रॉम द स्क्रीन या फ्रॉम द सरफेस। और इनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्रॉस का यूज करेंगे। अब ध्यान से देखो, सभी लोग अपने अपने हाथ से ट्राई करना खुद से, तभी आप सीख पाओगे। आपको क्या करना है, आपने एक पेन लेना है और पेन की जो नोक है, जो टिप है, उसको कर देना है करंट की डायरेक्शन में। करंट ऊपर की तरफ है। अब आप क्या करो, उस पेन को होल्ड करो और थंब को कर दो करंट की डायरेक्शन में। अब देखो कि क्यू पॉइंट जो है हमारा, उस क्यू पॉइंट की तरफ से फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही हैं स्क्रीन में या बाहर की तरफ जा रही हैं। सोच करके देखो, क्यू पॉइंट से फिंगर्स अंदर जाएंगी या बाहर निकल रही हैं। सभी लोग अंदर की तरफ जा रही हैं। तो फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब क्यू पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या लगा देंगे हम, क्रॉस लगा देंगे। अब ऐसे ही सेम सेम कंडीशन रखो, वही हमने पेन को होल्ड किया हुआ है और हम अपर डायरेक्शन में है। अब पी पॉइंट पर देखो, पी पॉइंट की साइड से फिंगर्स बाहर निकल रही हैं या अभी भी अंदर ही जा रही है, बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर पी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, इधर लिया मैंने पी पॉइंट, तो देखो ये उंगलियां बाहर निकल रही हैं इस वाली साइड से। और मैंने यहाँ पर अगर क्यू पॉइंट लिया होता तो ये उंगलियां अंदर की तरफ जा रही होती, फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही होती, पूरा राउंड क्लियर कंप्लीट करके अंदर की तरफ जा रही होती। तो यही सेम केस है। अच्छा चलो और बताना मेरे को। अब मैंने बोला वायर ऐसे रखा हुआ है और इसमें ही करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी। अब मैंने पॉइंट लिया ऊपर पी पॉइंट और नीचे लिया क्यू पॉइंट। अब ट्राई करो इसके लिए, पी पॉइंट पर डॉट आना चाहिए या क्रॉस आना चाहिए, और क्यू पॉइंट पर डॉट आना चाहिए या क्रॉस आना चाहिए। अब क्या कर दो, पेन को ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दो और फिर इसको होल्ड करो और थंब को किधर कर दो, करंट आई की डायरेक्शन में। अब देखो, फिंगर्स पी की साइड में अंदर जा रही हैं या बाहर निकल रही हैं, और क्यू की साइड में अंदर जाएंगी या बाहर निकलेंगी। और चेक करके मेरे को बताएं कि पी पर डॉट आना चाहिए या क्रॉस आना चाहिए। पी पर क्रॉस आना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्या सभी के आ रहा है ये क्रॉस? सभी ट्राई करेंगे खुद से, तभी आप सीख पाएंगे, क्योंकि आगे जा कर के कई जगह पर हमको डायरेक्शन बतानी होंगी और डायरेक्शन से ही हमारे कई बार डायरेक्ट वो डेरिवेशन भी हो पाएंगे। डायरेक्शन अगर हम लोग नहीं सीख पाएंगे तो डेरिवेशन में भी गड़बड़ करेंगे, फिर हमको रटने पड़ेंगे। खुद से ट्राई करें आप लोग। फिर से बता रहा हूँ, आपने क्या करा, जो मैंने वायर बनाया हुआ है, अब इसकी डायरेक्शन में हमने पेन को कर दिया, यानी कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल कर दिया। इसमें जो करंट की डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन में आपके थंब को कर दो और पेन को होल्ड कर लो। अब देखो ऊपर की साइड से फिंगर किधर जा रही है, स्क्रीन की तरफ जा रही है या आपकी तरफ आ रही है। अगर स्क्रीन की तरफ जा रही है फिंगर कर्ल करने पर, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड डायरेक्शन में, स्क्रीन में अंदर जाते हुए, तो इनवर्ड डायरेक्शन। और फिर इसको पूरा कंप्लीट रोटेशन दो फिंगर्स को। फिंगर्स को कंप्लीट रोटेशन देंगे तो नीचे की तरफ क्यू पॉइंट आएगा। अब क्यू पॉइंट से देखो, फिंगर्स स्क्रीन से आपकी तरफ घूम करके आ रही है या आपकी साइड से स्क्रीन की तरफ घूमते हुए जा रही है। तो आपको दिखाई देगा फिंगर नीचे क्यू पॉइंट से स्क्रीन से आपकी तरफ आ रही है घूमते हुए।
तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी क्यू पॉइंट पर क्या लगा देंगे हम लोग, डॉट लगा देंगे। ट्राई करो सभी, क्या सभी के ऊपर आई है? सभी से ऊपर आए क्या, देखो ये यही आ रहा रिजल्ट सभी के सेम। ठीक है, और बताना मेरे को अभी। ये ऐसे वायर बना दिया मैंने और मैं करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रही है। मैंने पॉइंट ले लिया ए और पॉइंट ले लिया बी। अब बताओ ए पर और बी पर डॉट या क्रॉस? ए पर डॉट, बी पर क्रॉस, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो आपका हमको हमको डाउनवर्ड करना पड़ेगा। करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड करेंगे तो बी पर देखो फिंगर्स आपकी तरफ से स्क्रीन में अंदर एंटर कर रही होंगी। स्क्रीन में एंटर कर रही है इसका मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में, और इनवर्ड डायरेक्शन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। और कंप्लीट रोटेशन देंगे जब हम लोग फिंगर्स को, तो एक ही साइड से ये बाहर आ रही होंगी। बाहर आ रही है तो इसका मतलब क्या लग जाएगा, यहाँ पर डॉट लग जाएगा। क्लियर है सभी को कैसे यूज में लेना है हमको राइट हैंड थंब रूल? ठीक है, अब इसी रूल को हम लोग एक दूसरे तरीके से और समझ सकते हैं। हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत आ रही हो, उसको पता नहीं चल रहा हो कि कैसे घुमा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो एक और रूल है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। इसका यूज करके भी हम लोग सेम यही डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इससे पहले स्क्रू क्या होते हैं ये समझे हम लोग। हम किस चीज को स्क्रू समझते हैं? एक जो रिंग जैसा होता है क्या वो स्क्रू होता है, या जो कील जैसा होता है वो स्क्रू होता है, ये बताएं मेरे को। आपके घरों में सबके घरों में रहता है स्क्रू, कुछ ना कुछ टाइट हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होते हैं उनमें भी स्क्रू लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिक बोर्ड में भी आपके कूलर, पंखे, गेट वगैरह सब चीज में स्क्रू लगे होते हैं टाइट करने के लिए। तो एक तो होते हैं रिंग जैसे, इस तरह से, इस तरह से, क्या ये स्क्रू होते हैं? या फिर एक होते हैं ऐसे कील जैसे, जिसमें ये थ्रेड बने होते हैं, चूड़ियां बनी होती है, ये स्क्रू होते हैं। ये फर्स्ट वाला स्क्रू है या सेकंड वाला स्क्रू, ये बताएं। सेकंड वाला, बिल्कुल सही, ये सेकंड वाला स्क्रू होता है, ये वाला नहीं होता। ठीक है, ये वॉशर होता है। अब आपको ये पता चल गया कि स्क्रू क्या है। अब सभी ने कभी न कभी तो स्क्रू टाइट करे ही होंगे, तो आपको टाइट करने वाली डायरेक्शन भी पता होगी कि किस डायरेक्शन में हम लोग घुमाएंगे इसको कि ये टाइट होगा। सभी को पता होगी किस डायरेक्शन में लूज करते हैं और किस डायरेक्शन में टाइट करते हैं। पता है सभी को, सभी ने कभी न कभी तो यूज में लिया होगा। बॉयज ने ज़्यादातर, गर्ल्स ने कम लिया होगा, लेकिन कभी न कभी किसी चीज़ को तो टाइट किया ही होगा। तो टाइट करने की डायरेक्शन हमको पता है किस डायरेक्शन में घुमाना चाहिए कि ताकि ये टाइट हो जाए। ठीक है, अच्छा, तो अब देख रहे हैं हम लोग रूल बोलता क्या है। इफ द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोशन ऑफ अ राइट हैंडेड स्क्रू गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लीनियर कंडक्टर। कोई भी एक स्क्रू है राइट हैंडेड स्क्रू। अब राइट हैंडेड से अब टेंशन में बताना कि राइट हैंडेड क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड क्या होता है। जो हमारे पास में जनरल स्क्रू है वही है, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हमने एक स्क्रू लिया और स्क्रू का जो नोक वाला, शार्प वाला जो साइड होती है, ये शार्प वाली जो साइड होती है, तिकोनी वाली, जहां पर नुकीला भाग होता है इसका, इसको कर दिया हमने करंट की डायरेक्शन। जैसे ये है हमारे पास में वायर, इस वायर में से करंट फ्लो हो रही है और हमारे पास में ये स्क्रू है, तो स्क्रू की नोक वाली साइड हमने करंट की डायरेक्शन में रखी, इस तरह से। और अब क्या कर रहे हैं हम लोग, हमको इस स्क्रू को घुमाना है, इस स्क्रू को रोटेशन देना है हमको, और ऐसे रोटेशन देना है कि ये करंट की डायरेक्शन में बढ़े आगे, रोटेशन के थ्रू करंट की डायरेक्शन में बढ़े। अब मुझे ये बताओ, हमने इसको ऐसे रखा हुआ है स्क्रू को, तो हम इसको टाइट करेंगे
जब ये करंट की डायरेक्शन में बढ़ेगा या इसको लूज करेंगे तब करंट की डायरेक्शन में बढ़ेगा। करंट की डायरेक्शन में ये स्क्रू कब बढ़ेगा, जब इसको टाइट करेंगे या इसको लूज करेंगे। टाइट करेंगे जब बढ़ेगा। ये मान लो हमारे पास में कोई डेस्क है और यहाँ पर एक स्क्रू है, स्क्रू को टाइट करते हैं तो ये नीचे चलता जाता है और टाइट होने के बाद में ये यहाँ पर आ जाता है। तो टाइट करते हैं तो किधर जाता है, आगे की तरफ बढ़ता है। तो हमको क्या करना है, इसको ऐसे ही रोटेशन देना है। पहले तो क्या करना है, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन में इसके शार्प साइड को रख दो। उसके बाद में इसको उस डायरेक्शन में घुमाओ जिस डायरेक्शन में ये आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने वाली डायरेक्शन तो कौन सी हो सकती है, जब इसको हम टाइट करेंगे। तो टाइट करने वाली डायरेक्शन। अब आप सभी को पता होगी टाइट कैसे करते हैं स्क्रू को, इसलिए मैंने बोला कि सब एक बार फिर से देख लें। सभी आपके घरों में बहुत सारे स्क्रू लग रहे होंगे, देख लो एक बार जाकर किस डायरेक्शन में टाइट करते हैं। जनरली तो आपको सबको पता होगी। तो then the direction of rotation of the screw gives the direction of magnetic field produced by current around the conductor। तो ये जो घुमाने वाली जो डायरेक्शन होगी, यही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखो यही सेम केस है। अब इसमें देखो हम लोग अगर रोटेशन दे रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक P पॉइंट लिया, एक Q पॉइंट लिया। अब इसको अप्लाई करने का आसान तरीका क्या है, फिर से आपको पेन लेना है। आपको पेन लेना है और पेन का जहाँ से आपका पॉइंटर होता है लिखने वाला, उसको करंट की डायरेक्शन में कर दो। मतलब आप ऊपर की तरफ कर दो। यहीं पर बना देता हूँ, चलो नीचे बड़ा सा डायग्राम। ये करंट आई फ्लो हो रही है। तो आपने क्या करा, पेन को वर्टिकल कर लिया और वर्टिकल करने के बाद में जो पॉइंटर है इसका, उस पॉइंटर की डायरेक्शन को किधर कर दिया आपने, करंट की डायरेक्शन। अब उसमें कोई भी एक पॉइंट सेट कर लो, कुछ लिख रहा होगा सबके पेन पे, कंपनी का नेम लिखा होता है, तो सभी के पेन के ऊपर कंपनी का नेम लिख रहा होगा। अब क्या करना है आपको, इस पेन को उस डायरेक्शन में घुमाना है जैसे आप स्क्रू को टाइट कर रहे हैं। तो सभी को पता है स्क्रू को टाइट करने वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, किधर घुमाना चाहिए। तो सभी लोग घुमाओ और अब देखो उसमें कंपनी का जो नेम लिखा हुआ है, वो कंपनी का नेम पी वाली साइड से अंदर जा रहा है या बाहर की तरफ आ रहा है, या क्यू की साइड से अंदर की तरफ जा रहा है या बाहर तुम्हारी तरफ निकल रहा है बाहर। देखो कंपनी का नेम घुमा करके देखो पेन को। बताओ कौन सी डायरेक्शन मिलनी चाहिए पी पर, इनवर्ड या आउटवर्ड। इनवर्ड डायरेक्शन। अभी चेक करेंगे अपने अपने पेन से। पेन को करो, इसके पॉइंटर को आई की डायरेक्शन में, इसको रोटेशन दो। रोटेशन की डायरेक्शन वो होनी चाहिए जैसे हम लोग स्क्रू को टाइट करते हैं। उसमें कंपनी का नेम कोई भी ले देख लो, काफ़ी सारे नेम लिख रहे होंगे या एक नेम ही लिखा होगा। उसको देखो आप पी के साइड से नेम अंदर की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ आ रहा है, और क्यू की साइड से अंदर जा रहा है या बाहर की तरफ आ रहा है। हमको दिखेगा कि पी की साइड से तो अंदर की तरफ जा रहा होगा और क्यू की साइड से बाहर निकल रहा होगा। तो पी की साइड से क्रॉस लग जाएगा, क्यू की साइड से डॉट लग जाएगा। अब इसी को सेम आप जिसके समझ में आ चुका है राइट हैंड थंब रूल, उसका यूज करके देखें। राइट हैंड थंब रूल का क्या सेम डायरेक्शन आ रही है, ये राइट हैंड थंब रूल से भी। जिसको राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया था इससे पहले वाला, उसको भी अप्लाई करके देखें। पी की साइड से आपकी फिंगर्स अंदर एंटर कर रही हैं या बाहर निकल रही हैं, और क्यू की साइड से अंदर एंटर करेंगी या बाहर निकलेंगी। अंदर ही जा रही है यानी सेम आ रहा है, डायरेक्शन सेम आ रही है इसका मतलब। तो ये दोनों ही आपके सेम रूल हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन देंगे। आपकी मर्जी पड़े आप जिससे इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये स्क्रू है हमारे पास, तो स्क्रू को क्या करा हमने, करंट की डायरेक्शन में कर दिया, और इसको टाइट करने वाली डायरेक्शन ये वाली होगी। जिस डायरेक्शन में टाइट कर रहे हैं वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है, नीचे की तरफ करंट हो, ऊपर की तरफ का करंट नीचे की तरफ आ रही हो, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको
टाइट करना होगा कि लूज करना होगा, अब नीचे की तरफ मोशन देने के लिए अब लूज करना होगा। तो लूज करने के लिए जो डायरेक्शन आ जाएगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी, बी की डायरेक्शन, तो अब अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन। तो कैसे भी आप इसको यूज में ले सकते हैं, चाहे तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करें, चाहे आप राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करें। कोई डाउट है तो बताएं। चलो नेक्स्ट लेते हैं अब, जो हमारा इम्पोर्टेंट लॉ है, बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ एक इम्पोर्टेंट लॉ है ये, और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार आ गया है, 1 मार्क का आता है। तो ये बायो सावर्ट क्या है, ये दो अलग अलग व्यक्ति है, एक ही नहीं है। बायो एक अलग व्यक्ति है और सावर्ट ये अलग व्यक्ति है। दोनों ने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर, ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर कुछ स्टेटमेंट दिए, और उन स्टेटमेंट को इन्होंने लॉ की फॉर्म दे दिया। कुछ इन्होंने ऑब्जर्वेशन लिए एक्सपेरिमेंट से, और उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, और उन स्टेटमेंट्स को इन्होंने लॉ की फॉर्म दे दी। क्या होता है इसको समझते हैं। क्या दे रहा है ये बायो सावर्ट लॉ, क्या दे रहा है एक्चुअल में। डायरेक्शन तो हमको पता लग गई, अभी हमने जो अभी जो दो रूल पढ़े हैं हमने, उससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं पता लग रहा है कि कोई भी ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है अगर, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो है इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, इस वाले पॉइंट पर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू को ही निकालने के लिए, उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए बायो और सावर्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और उनके बेसिस पर एक लॉ दिया। क्या है लॉ, चलो इसको देखते हैं। तो इन्होंने ये ले लिया एक वायर, ये एक वायर है, और वायर में करंट फ्लो हो रही है इस वाली डायरेक्शन में। आप चाहें तो इसको एक्स वाई बोल सकते हैं, ये एक्स एंड ये वाई। तो करंट एक्स वाई वाली डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और एक पॉइंट ले लिया पी पॉइंट। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, तो एक इन्होंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया यहाँ पर पी पॉइंट, और इसके लिए एक फॉर्मूला निकाल लेंगे। उस फॉर्मूले से हम किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक वायर ले लिया एक्स वाई, कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है स्ट्रेट ही हो। तो ये मुड़ा हुआ वायर है, इसीलिए लिया हमने कि जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट वायर ही हो। तो ये एक वायर, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी मान लिया हमने, और इसके ऊपर एक ले लिया स्मॉल एलिमेंट। वायर तो बहुत बड़ा हो सकता है, अपने क्या करा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया इसके ऊपर इन्होंने, और उस एलिमेंट को बोला करंट एलिमेंट, जिसकी लेंथ है डीएल। तो ये एक स्मॉल एलिमेंट है जिसको बोल रहे हैं हम लोग करंट एलिमेंट, इसमें करंट आई फ्लो रही होगी इसके थ्रू भी, वायर में आई फ्लो रही है तो इसमें भी आई करंट फ्लो रही होगी। तो ये जो करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन डी एल तो लेंथ हो गई, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर वेक्टर लगा रहे हैं और इसको कह रहे हैं हम लोग करंट एलिमेंट, तो करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी उसी वाली डायरेक्शन में। डीएल तो केवल लेंथ हो गई। अब जैसा हमने यहाँ पर लिया है, ये एलिमेंट लिया हुआ है ऐसे, इसकी ही लेंथ है डीएल। अब हम जैसे ही इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो ये बन जाएगा करंट एलिमेंट। अब क्योंकि करंट किधर फ्लो हो रही है, इसे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी किधर आ जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इसकी डायरेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मिड पॉइंट है इस एलिमेंट का, जो मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट से इस पी की जो डिस्टेंस है वो आर मान लिया हमने, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आर वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्शन बताएंगे तो मिड पॉइंट से पी
पॉइंट की या गिवन पॉइंट या ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस r और वेक्टर फॉर्म में बताएंगे तो हम r वेक्टर, ये हो गई r वेक्टर। अब ये जो dl वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, r की डायरेक्शन, ये जो p पॉइंट है इसके लिए r की डायरेक्शन ये वाली हो गई। तो इन दोनों डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो हमने थीटा मान लिया। किस किस के बीच में? dl वेक्टर एंड r वेक्टर। तो dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल ये थीटा हो गया हमारे पास। dl वेक्टर की मैंने आपको डायरेक्शन बताई दी है। अगर मान लो करंट y टू x फ्लो हो रही होती, करंट की डायरेक्शन होती y टू x, तो dl वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती? dl वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती? नीचे की तरफ, इस तरफ। तो ये एंगल जो होता ये नीचे की तरफ बन रहा होता फिर, तो ये एंगल ऊपर नहीं बन रहा होता, फिर किधर बन रहा होता? नीचे की तरफ, क्योंकि एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर इज थीटा। थीटा क्या है? dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल है। तो dl वेक्टर नीचे की तरफ बन रहा होता, r वेक्टर इधर होता, तो नीचे की तरफ एंगल बन रहा होता ये वाला थीटा, ऊपर नहीं बन रहा होता। लेकिन अभी डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ है, इस वजह से एंगल ऊपर लिया हमने। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को यहाँ तक की? अब एक और पॉइंट हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले लिया। जैसे ये राइट हैंड साइड पर पी पॉइंट लिया था, ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम डिस्टेंस पर हमने एक और पॉइंट ले लिया पी डैश। इसकी डिस्टेंस भी वही मान ली हमने जो ऊपर है, चाहे तो अलग भी मान सकते हैं। अब जो मैंने आपको दोनों रूल्स बताए हैं, उन दोनों रूल्स का यूज करते हुए मुझे ये बताएं कि P पॉइंट के ऊपर और Q पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी। मतलब P पॉइंट के ऊपर क्रॉस आना चाहिए या डॉट आना चाहिए, और P डैश के ऊपर डॉट आना चाहिए या क्रॉस आना चाहिए, बताएं अप्लाई करके। P पे क्रॉस आना चाहिए और P डैश पर डॉट आना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये देखो, तो P पर तो क्या आ जाएगा? आपके क्रॉस आ जाएगा, और ऐसे ही P डैश के ऊपर डॉट आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डायग्राम। अभी अब इस डायग्राम में किसी को कुछ पूछना है? इसी डायग्राम के ऊपर बेस्ड है पूरा लॉ। तो पहले डायग्राम की बात बताएं, डायग्राम में कोई डाउट है या किसी को? जो जो चीजें मैंने क्लियर कर दी है। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है इसका। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB। dB क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट dl। ये छोटा सा जो एलिमेंट है, करंट एलिमेंट dl, इसकी वजह से इस P पॉइंट के ऊपर या Q पॉइंट के ऊपर, क्योंकि डिस्टेंस सेम मान रहे हैं हम लोग, तो P पॉइंट पर या Q पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, एक ही बात है। चाहे हम स्ट्रेंथ बोलें या इंटेंसिटी बोलें, वो क्या मान रहे हैं? हम dB मान रहे हैं। तो हमने बोला द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट dl कैरिंग अ करंट I करंट फ्लो हो रही है इसमें, ठीक है, एट अ पॉइंट P, डिस्टेंस r फ्रॉम द एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये तो सारी चीज़ हमने बताई है कि करंट एलिमेंट dl है, उसमें I करंट फ्लो हो रही है, और P पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है? ये r डिस्टेंस। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट के ऊपर, यानी dB की वैल्यू, अब वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? फर्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है इनका कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी इस P पॉइंट पर ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट एलिमेंट, उसकी वैल्यू करंट के ऊपर डिपेंड करती है, करंट के अमाउंट के, उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी उतना ही ज़्यादा, यानी जितना ज़्यादा अमाउंट होगा करंट का, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। यानी आई की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी dB की वैल्यू। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बढ़ाएंगे हम, करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, और करंट की वैल्यू घटा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगा।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट आया ये, द मैग्नेटिक फील्ड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I. सेकंड, dl, the magnetic field dB is directly proportional to dl, length of the element, directly proportional to the length of element, dl के भी directly proportional. थर्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी ये जो एंगल था, एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर, तो इसकी साइन वैल्यू के, इसकी साइन वैल्यू के, जो थीटा थी इसकी साइन वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. द साइन, the magnetic field dB is directly proportional to the sine value of theta, which is angle between dl vector and r vector. तो dB की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा. ये तीन चीजें जो हैं वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. I के प्रोपोर्शनल dB की वैल्यू, लेंथ के प्रोपोर्शनल और साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगी. ये तीन स्टेटमेंट तो ये हो गए. चौथा स्टेटमेंट क्या था? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ये जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट से इस P की, या एलिमेंट से P की जो डिस्टेंस है r, स्मॉल r, इसकी स्क्वायर वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये फोर्थ स्टेटमेंट है. तो द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r स्क्वायर, और थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r. ये चार स्टेटमेंट है टोटल मिलाकर के. क्या क्या? dB की वैल्यू I के प्रोपोर्शनल, dl के प्रोपोर्शनल, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. तो इनको हमने लिख दिया. फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग dB प्रोपोर्शनल टू I, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया हमने. dB प्रोपोर्शनल टू dl, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया हमने. dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 3 दी हमने. एंड फाइनली dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 4 दिया. ठीक है, ये इनके स्टेटमेंट थे, बायो एंड शेवर्ट. इन चारों को हम लोग क्या कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं? क्योंकि सभी में देखो LHS में dB dB आ रहा है. हमने ये चार इक्वेशन बनाई, और इन चारों इक्वेशन को हम कंबाइंड फॉर्म में अगर लिखें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों इक्वेशन को कंबाइंड फॉर्म में लिखा तो हमारे पास में आ जाएगा dB is directly proportional to I dl sin theta and upon r square. तो dB proportional to I dl sin theta upon r square, चारों को हमने कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया. और क्या कर सकते हैं हम? इस प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ से रिमूव करेंगे तो क्या हमको कोई कांस्टेंट ऐड करना होगा यहाँ पर? तो मान लिया हमने यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो k ऐड कर देते हैं. इस प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ से रिमूव किया और एक कांस्टेंट लगा दिया हमने k. तो इस k की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये वैल्यू होती है यहाँ पर k की. जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते थे, फर्स्ट चैप्टर में कूलम्स लॉ पढ़ा था हमने. क्या होता था? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर. तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर लिखते थे हम, और यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटा करके k लगा देते थे. K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. इस k की वैल्यू क्या होती थी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. वहां पर k की वैल्यू क्या थी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिक में, यहाँ पर मैग्नेटिक की बात चल रही है, तो मैग्नेटिक में क्या हो जाएगा? k की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगी. तो अपॉन में 4 पाई वहाँ भी था, यहाँ पर भी है 4 पाई. वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पर म्यू नॉट आ गया, बस केवल इतना सा अंतर है. तो यहाँ पर जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे जो कि k होगा, उस k की वैल्यू क्या पुट करेंगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई.
तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में अब dB की, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगा प्रोपोर्शनल की जगह पर, इसको रिमूव करके जो कांस्टेंट लगाएंगे उसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और बाकी एज इट इज आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है एक्चुअल में आपके बायो सेवर्ट लॉ के अनुसार dB की वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड है इस P पॉइंट पर, मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखते हैं ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है। वहां तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती थी, और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती थी 9 इंटू 10⁹। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये वाली वैल्यू लेते थे हम k की वैल्यू। यहाँ पर ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसकी वैल्यू क्या होगी इसको देखते हैं। तो हियर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई is a proportionality constant and its value for vacuum is 10 to the power minus 7, 10 is power minus 7 ये वैल्यू होती है। तो जहाँ पर भी हमको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत पड़ेगी किसी न्यूमेरिकल में, वहाँ क्या वैल्यू रखेंगे हम 10 is पावर माइनस 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। एक और यूनिट हो जाएगी इसकी वेबर पर एम्पियर मीटर, या एक और हो जाएगी टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर या टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो आप कोई सी भी यूनिट का इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू अगर कभी रखनी हो तो हमको कितनी आ जाएगी म्यू नॉट की वैल्यू, या 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। 4 पाई को इधर ले जाओ, तो ये म्यू नोट की वैल्यू भी निकल गई हमारे पास में। कभी म्यू नोट की वैल्यू रखने की ज़रूरत पड़ जाती है कहीं पर, तो ये वैल्यू हम लोग रख सकते हैं इसमें। अब म्यू नोट क्या चीज़ है यहाँ पर, जैसे वहाँ पर एप्सिलॉन नोट होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नोट क्या होता था वहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर म्यू नोट क्या होता है, तो म्यू नोट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वहां पर परमिटिविटी थी या परमिएबिलिटी है, थोड़ा सा अंतर है ध्यान रखना। एप्सिलॉन नोट था परमिटिविटी, म्यू नोट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इस म्यू नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी ये रही आपके सामने। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ द कंडक्टर इज सराउंडेड बाई एनी अदर मीडियम, कोई दूसरे मीडियम से सराउंड हो रहा है अगर कंडक्टर, अभी हमने जो वायर लिया वो वायर कहाँ पर था वैक्यूम में या एयर में। अब वैक्यूम या एयर के अलावा अगर कोई दूसरा मीडियम है, जैसे कि मैंने इसको पानी में डाल दिया वायर, तो इसके सराउंडिंग मीडियम क्या हो गया वाटर हो गया। ऐसे कोई भी एनी अदर मीडियम हो सकता है इसके सराउंडिंग। तो उस केस में अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी ये जो बायो सेवर्ट लॉ से हमने डीबी की वैल्यू निकाली है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पर हमने जो ये म्यू नोट लिया हुआ है, ये म्यू नोट क्या है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पर आ जाएगा परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, यानी म्यू आ जाएगा बस केवल, या कई जगह पर म्यू एम लिखते हैं मीडियम के लिए, या तो म्यू या म्यू एम। तो dB की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर म्यू आ जाएगा म्यू नोट की जगह, म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, पूरा सेम एज इट इज रहेगा, केवल यहाँ पर चेंज आ जाएगा। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, एप्सिलॉन एम की वैल्यू या एप्सिलॉन की वैल्यू किसके इक्वल होती थी
ध्यान हो तो आपको, क्या एफ लेन आर एफ लेन एम के इक्वल होती थी क्या? सॉरी, एफ लेन आर एफ लेन नॉट के इक्वल होती थी क्या? तो ऐसे ही यहाँ पर या तो आप म्यू एम बोलें या केवल म्यू बोलें, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? म्यू आर म्यू नॉट के। तो यहाँ पर भी आप म्यू आर म्यू नॉट लिख सकते हैं। म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। जैसे वहां पर होता था रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्लन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर? यहाँ तक की बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ले लेते हैं इसका वेक्टर फॉर्म। इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो सकता है? तो बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कई बार ये भी आ जाता है आपके डायरेक्ट, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा जाता है, राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। एग्जाम में आ गया है, कई बार आ गया है ये। तो आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना, कुछ नहीं करना, आपको केवल वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला लिखना होता है बस केवल। ये भी 2-3 बार आ चुका है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या करा हमने, इधर साइड में समझ लेते हैं। चलो पहले हमने बोला डीबी की वैल्यू किसके इक्वल थी? म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। ये हमने अभी वैल्यू निकाली बायो-सेवर्ट लॉ से, मैग्नीट्यूड निकाला डीबी का। अब मान लो हमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसके ऊपर वेक्टर लगाया और यहाँ पर लगा दिया एक यूनिट वेक्टर आर कैप। वेक्टर लगा दिया आर कैप यूनिट वेक्टर। अब आरएचएस साइड में बताओ मेरे को कौन सी वैल्यू है जो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होगी? आर कैप को छोड़ दो और बाकी, आर कैप को छोड़ दो, बाकी बताओ मेरे को कौन सी एक और क्वांटिटी है जो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकती है? क्या डीएल वेक्टर? ठीक है, तो यहाँ पर हो गया म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर, ये तो ऐसे ही लिख दिया। अब क्या बचा हमारे पास में? ये डी एल साइन थीटा और आर कैप। क्या हम इसको डी एल क्रॉस आर कैप लिख सकते हैं क्या? जैसे ए क्रॉस बी की वैल्यू को लिखते हैं हम ए बी साइन थीटा, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम डी एल क्रॉस आर कैप को अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डी एल आर साइन थीटा। आर कैप लगा दो यहाँ पर, आर कैप आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, दोनों ही तो वेक्टर हैं ये, आर कैप भी वेक्टर है और डी एल भी वेक्टर है। साइन थीटा यहाँ से हमने हटा दिया, तो साइन थीटा हटाते ही क्या लग जाएगा? क्रॉस लग जाएगा दोनों के बीच में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एल वैक्टर क्रॉस आर कैप। यहाँ वेक्टर लगाएंगे, जो भी कैप लगा हुआ है वो कैप लगा दिया हमने, कुछ चेंज नहीं करा इसमें। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जो कि ये लिखी हुई है, देखो आपके सामने, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा 4 पाई भी नीचे था, 4 पाई, 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या कोई मुझे बता सकता है आर केप की वैल्यू किसके इक्वल होती है? आर कैप की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ आर, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर? तो इसको आर वेक्टर अपॉन आर लिखा, यानी इस आर कैप की जगह पर अगर मैं आर वेक्टर अपॉन आर कर दूं तो ऊपर तो क्या आ जाएगा? ऊपर तो हो जाएगा डी आर वेक्टर, सॉरी डी एल वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर, डी एल वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर, और अपॉन में ये आर और आर स्क्वायर मिलकर के क्या आर क्यूब हो जाएंगे? अगर आर कैप की वैल्यू पुट कर दें तो हम लोग, तो ये आ जाएगा। तो देखो
इसको आगे और सॉल्व करें हम लोग वैल्यू पुट करके, तो क्या ये आ जाना चाहिए म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई, ये तो एज इट इज आ जाएगा। और डी एल वैक्टर क्रॉस आर केप की जगह क्या आ जाएगा, डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर, ये आ गया। और अपॉन में आर क्यूब, ये आर क्यूब आ गया। तो ये हो जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सेवर्ट्स लॉ। तो अगर आपके आ जाता है वेक्टर फॉर्म, तो आप दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हैं या दोनों ही लिख सकते हैं। एग्जाम में आ जाता है कि आपको वेक्टर फॉर्म लिखनी है बायो सेवर्ट्स लॉ की, तो आप दोनों ही लिख सकते हैं या ये लास्ट वाली लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी। ये वैल्यू है ही सही, वैल्यू ऑफ म्यू नोट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर और वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स। डायरेक्शन है डीबी की, डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर इज सेम दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर। यहाँ से पता चल ही रहा है हमको, ये रहा डीएल क्रॉस आर आ रहा है हमारे पास। तो ये डीबी की डायरेक्शन किसके इक्वल आ जाएगी, जो डीएल क्रॉस आर से मिलेगी। डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से जो डायरेक्शन मिलेगी वही डीबी की डायरेक्शन है, विच कैन बी डिटरमाइंड बाई राइट हैंड स्क्रू रूल। तो आप राइट हैंड स्क्रू रूल से हमने निकाली थी, आप लोगों ने बताई थी अभी स्टार्टिंग में, जो वायर लेकर के मैंने आपको बताया पी पर डायरेक्शन क्या है, पी डैश पर डायरेक्शन क्या है। तो हमने राइट हैंड रूल से निकाली हमने, या स्क्रू रूल से, इससे हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। इट इज इमर्जिंग एट पी डैश, तो पी डैश से तो क्या हो रही थी, वो बाहर निकल रही थी, तो हमने डॉट लगाया था वहां पर। एंड एंटरिंग एट पी, तो वहां पर हमने क्रॉस लगाया था पी पॉइंट के ऊपर, इनटू द प्लेन ऑफ द डायग्राम। तो डायग्राम में पी डैश पर बाहर की तरफ थी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, पी पर इनवर्ड डायरेक्शन में थी, तो डॉट और क्रॉस का यूज किया। तो ये हो जाएगा हमारे बायो सेवर्ट्स लॉ कंप्लीट। अब इसमें कोई डाउट है तो वो पूछ लें।